हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए हम विद्यालय विषय की कुछ टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में साइंस की हम एक वीडियो ले चुके हैं। उसके बाद में आज हम सेकेंड क्लास में उससे अम्ल और क्षारक के जो लवण वाले टॉपिक में से हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किए थे, उसके जस्ट आगे वाले टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। 7th क्लास वाली एनसीईआरटी में से मैंने अम्ल, क्षारक और लवण को अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, तो आप चैनल पे जा कर के उसकी प्लेलिस्ट है एक रीड साइंस लेवल फर्स्ट, जिसमें लगभग 40 वीडियोस दिए गए हैं। आप उसमें से अम्ल, क्षारक और लवण वाले वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि छोटी क्लासेस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से भी बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 10th क्लास वाली एनसीईआरटी में जितने भी इसके फैक्ट है इस टॉपिक के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप साथ साथ में उनको पढ़ते रहिए और इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं वो एनसीईआरटी से लगभग कवर हो जाते हैं, लेकिन ये है कि कुछ टॉपिक अदर आ सकते हैं या कुछ क्वेश्चन अदर बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि हम विस्तार से कितना पढ़ लेंगे। तो इसलिए कम से कम इतना तो पढ़ लो कि जो 7th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लो। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा दे रखा है इन दोनों क्लासों में कि इस टॉपिक से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बेफिक्र होकर के 7th क्लास वाले जो 1-2 वीडियोस डाल रखे हैं अम्ल, क्षारक और लवण वाले, आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के पहले उसके नोट्स बना लीजिए। फिर उसी के साथ में 10th क्लास वाली एनसीईआरटी जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके फैक्ट्स भी आप उसी में साथ में लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उनको बार बार रिवाइज करते रहना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछले क्लास में हम 1-2 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे थे उनको वापस रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अम्ल जो है उनका स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये फैक्ट आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। फिर दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक एक लिटमस होता है, जो कि किससे प्राप्त होता है? थैलोफाइटा समूह, यानी कि शैवाल होते हैं थैलोफाइटा में ज़्यादातर, तो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है लिचेन पौधा होता है, उससे ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसके साथ ही हल्दी और हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, ये जो होते हैं ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि एक प्राकृतिक सूचक का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल आपको प्राकृतिक सूचकों में ध्यान में रखने हैं। और कृत्रिम सूचकों में या संश्लेषित जो सूचक होते हैं उसमें आपको मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये 2 सूचक आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा था कुछ अम्ल और क्षारों के उदाहरण, जिसमें से आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अम्ल है, निम्न में से कौन सा क्षार है या कौन सा नहीं है। तो आपको कम से कम ये उदाहरण जरूर ध्यान में रखने हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये अम्लों के उदाहरण हैं। इनका फॉर्मूला भी आपको दिया जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, ये क्षार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हमने गंधीय सूचक देखा था, जो गंध के माध्यम से अम्लीय और क्षारीय जो है उसको बताते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे लौंग का तेल, प्याज, वैनिला, ये जो है कुछ गंधीय सूचक होते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हमने एक जिंक धातु की क्षार के साथ में अभिक्रिया देखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार लेवल 2 में पूछी जा चुकी हैं, तो आपको भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ में जिंक की अभिक्रिया करवाई गई है।
तो हमने पढ़ा था कि जब कोई भी धातु अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है, और इसीलिए यहाँ पे सोडियम जिंकेट लवण बना है जिसका फॉर्मूला Na2ZnO2 है प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए, जब हम धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3 और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3, यहाँ पर Na धातु है यानी सोडियम धातु है, फिर हाइड्रोजन है और ये कार्बोनेट है, यानी कि जब हम धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में किसी अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है जिसको हिंदी में परख नली कहते हैं, इसमें सोडियम कार्बोनेट डाल रखा है, यानी कि ये जो धातु कार्बोनेट है वो इसमें ले रखा है। ऊपर से इसमें से HCl डाला गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अम्ल डाला गया है। जैसे ही आप इसमें अम्ल डालते हैं तो तुरंत इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से गैस रिलीज हो रही है, उससे आपको कैसे पता चलेगा, तो इसको एक नली के माध्यम से कनेक्ट करके दूसरी फरक नली के अंदर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, और ये गैस यहाँ से निकलने के बाद तुरंत इस नली में से होते हुए इस पानी में आ रही है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है उसको दूधिया बना देती है, यानी ये जो CO2 गैस आ रही है वो इसमें आ रही है और यहाँ पर आकर के वो क्रिया कर रही है। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि जब कोई धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, तब आपको पता चलेगा कौन सी गैस निकल रही है। देखिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ में भी अम्ल की अभिक्रिया बता रखी है। अम्ल ले रखा है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जैसे ही इसके साथ में अभिक्रिया करता है तो ये तो लवण बन रहा है और लवण के साथ में जल बन रहा है और जल के साथ में ये CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी दे रखी है। इसके साथ में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जैसे हम अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बन रहा है, उसके साथ में जल बन रहा है और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसको जब चूने के पानी में, यानी कि जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इस पानी में जब इसको प्रवाहित किया जाता है तो ये इस CO2 के साथ में अभिक्रिया करके एक दूधिया या जिसको हम श्वेत कह सकते हैं, श्वेत अवक्षेप बनाती है जिसका फॉर्मूला है CaCO3। सॉलिड फॉर्म में बनता है लगभग ये, और उसके साथ में कुछ जल की मात्रा भी उसमें होती है। ठीक है, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आप बहुत देर तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते जा रहे हैं तो आगे यानी अत्यधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो फिर इसके साथ में ही वापस से ये जो पूरा बन रहा था CaCO3 प्लस H2O, इस पूरे के साथ में ये CO2 फिर से रिएक्ट कर जाती है और ऐसे में ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना रही थी और यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाने लगती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जब धातु अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। जब उसको चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का जो मिश्रण है उसमें अगर हम आधिक्य में यानी अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो उससे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ये जल में अघुलनशील होता है लेकिन ये जल में घुल जाता है। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहे हैं इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसके उदाहरण हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जो अभी हम देखे थे उसी को एक फॉर्म में लिख रखा है।
कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के साथ में हम एक और टॉपिक देख लेते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इससे एक पदार्थ बनता है लवण और उसके साथ में कुछ जल बनता है। देखो, अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यानी अम्ल जो है वो क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को, और दोनों मिलकर के एक उदासीन पदार्थ बना देते हैं जो ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है और ना ही क्षार की तरह। इसलिए सभी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल और इससे बन रहा है लवण प्लस जल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दे रखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl और इससे बन रहा है NaCl प्लस H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये कुछ टॉपिक्स है, उनको आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड लेवल का बनता है फ्रेंड्स तो यहाँ से जो 10th क्लास में जो भी दे रखे हैं फैक्ट वहाँ से बन जाएगा, और बाकी अगर इजी वाला कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आपके 7th क्लास वाले जो NCERT के जो फैक्ट्स हैं उसी से आपके बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।